देखो हमारे टोटल अगर हम 100% बिजनेसमैन मानते हैं तो उसमें 90% स्मॉल बिजनेसमैन है। स्मॉल बिजनेसमैन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको कॉस्टिंग, क्योंकि एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उसका सॉल्यूशन। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की लॉट ऑफ पॉलिसीज आर देयर। एमएसएमई खुद इंडस्ट्रीज के लिए फंडिंग कर रहे हैं। आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हेल्प लीजिए। वर्चुअल सीएफओ इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। आप इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो, एक छोटे से छोटा बिजनेस। जैसे कि कुछ हमारी लाइन के फोटोग्राफर्स भाई हैं, जी उनके नाम काफी चोरी हो जाते हैं, जी। वो अपनी ब्रांड का नाम रखते हैं। जी तो ऐसा इंडिया के अंदर कौन सा लॉ है क्या वो अपनी कंपनी का जो नाम रख रहे हैं वो दूसरी कंपनी कोई नहीं खोल पाए? देखो, हर बंदा ये चाहता है कि मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, बट उसके लिए मेहनत करना पसंद नहीं करता। मैं आपको बताऊं, आपके बिजनेस की बात करूं, आपके इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं। तो ये जानकारी अभी हमारे पास में नहीं है, लोगों के पास में नहीं है। सारा जो प्रॉब्लम है वो जानकारी का अभाव है कि ये लोन लेना सही है या गलत है। बैंक का लोन अगर का इंटरेस्ट रेट आपके बिजनेस की रेवेन्यू से कम है तो देखो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये बहस छिड़ी हुई है, हमको होम लोन लेके घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए। ये डिसीजन तब लेने बेस्ट रहता है जब आपको नॉलेज हो। हम लोग इतने टाइम से धंधा कर रहे हैं, हमें किसी सीए की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। बट आपके बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर सकता है, ग्रोथ करने के लॉट ऑफ पॉइंट्स हैं। पैसे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना जानना चाहते हैं। अगर कोई भी अधिकारी गवर्नमेंट का किसी के पास में विजिट के लिए जाता है तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए? जैसे कोई डिपार्टमेंट वाला आता है तो हम ये सोचते हैं कि यार उसको हम सेटल कर लेते हैं, बट मैं आपको बताऊँ ये बहुत गलत स्टेप्स हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे शो में। मैं डायरेक्टर संजीव शर्मा। तो दोस्तों, हमने एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम जानेंगे हर एक्सपर्ट से कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और कैसे सफलता तक लेकर गए। तो हमारे व्यूवर को जानने को मिलेगा कि कैसे वो नया स्टार्टअप कर सकते हैं और कैसे ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इसी के बीच हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर मुकुल गर्ग जी, जो कि बाई प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट हैं। उनसे हम जानेंगे कि कैसे मुकुल जी ने इस चार्टेड अकाउंटेंट में अपना सफ़र स्टार्ट किया। मुकुल जी, आपके पास में बहुत सारे विकल्प होंगे जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, तो आपने ये चार्टेड अकाउंटेंट ही क्यों चुना? नमस्कार संजीव जी। जो आपका क्वेश्चन है कि मैंने क्यों सीए सेलेक्ट किया, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं जहाँ से बिलोंग करता था वहाँ मैंने बहुत कम सीए थे हमारे वहाँ होम टाउन में। और मेरे मामा जी सिविल इंजीनियर थे। तो जस्ट फॉर कि कॉमर्स में इतना एक्सपेंस नहीं होता स्टडी में। इंजीनियर लाइन और डॉक्टर लाइन में स्टार्टिंग की स्टडी में आपको एक्सपेंस करना पड़ता है, जो कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उस तरह ऐसा नहीं था। मैं गवर्नमेंट स्कूल से था, तो मुझे लगा कि आगे मुझे कॉमर्स ज्वाइन करना चाहिए जो इस फाइनेंशियल स्ट्रगल को लूज आउट कर सकें हम। तो फिर मैंने कॉमर्स लिया और कॉमर्स में मुझे लगा कि जो कि बिजनेस के एंगल से भी, जो कि बिजनेस माइंडेड थे, हम पुरानी फैमिली बिलोंग बिजनेस से ही करते थे, तो मुझे लगा कि सीए प्रोफाइल ऐसा है, अच्छा ग्रोथ कर सकता हूँ उस फील्ड में। और मैथ मेरा अच्छा स्ट्रॉन्ग था स्टार्टिंग से, या तो मैं फिर नॉन मेडिकल में जाता साइंस में। तो ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशंस मैंने कॉमर्स ज्वाइन किया। और सेकंड इसमें एक पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहूँगा मैं। जब मैंने सीए की स्टडी कर रहा था तो मैं काफ़ी सीए से मिला और मुझे पता चला कि एक ये रिस्पेक्टफुल प्रोफेशंस है जो कि हमारे इंडिया की ग्रोथ में, फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ जो रेवेन्यू ग्रोथ्स है और पार्टिसिपेशन, आप कोई भी देखो जो आज गवर्नमेंट अर्निंग कर रही है और इनडायरेक्ट टैक्सेशंस में, तो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन बाई सीए होता है। तो मुझे ये ब्लेस मिला कि मैं इसको ज्वाइन करूँ और मैंने आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस फील्ड में। मुकुल जी, लक्ष्मी नगर के अंदर इतने सारे कोचिंग सेंटर हैं और जगह जगह बहुत सारे सीए के कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं। जो स्टूडेंट सीए बनना चाहते हैं तो जब वो इस फील्ड में आते हैं तो तरह तरह के उनको कोचिंग सेंटर बोले जाते हैं, दिखाए जाते हैं कि यहाँ कोचिंग ले लीजिए, यहाँ कोचिंग ले लीजिए। तो एक सीए बनने के लिए क्या ज़रूरी है, कोचिंग लेना ज़रूरी है और कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? आप कुछ टिप्स दीजिए इसके बारे में। मैं इसमें बेटर एक्सप्लेन करूंगा इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके। पहला, जो स्टूडेंट्स कॉमर्स से बिलोंग करते हैं और सीए करना चाह रहे हैं, वो क्यों सीए करें? अगर सीए सेलेक्ट कर लिया उन्होंने तो वो अपने क्या स्टेप्स फॉलो करें जो उनके लिए बेहतर रहेंगे सीए बनने के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी में मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि वो स्टार्टिंग से कम अपना जो आपका +2 का सिलेबस है वो अच्छा आप डेप्थ में क्लियर करके चलें, क्योंकि सीए की प्रोफाइल में जो भी वर्किंग करनी है वो अकाउंट्स पे करनी है और आपका +2 आपके लिए बहुत मैटर करता है। कॉमर्स में और भी फील्ड्स में काफ़ी जॉब्स हैं, काफ़ी प्रोफेशंस हैं। आप सीएस भी, सीडब्ल्यूए भी कर सकते हैं और एडवोकेट्स वगैरह प्रोसीड भी कर सकते हैं।
बट सीए के लिए आपको नींव मजबूत होनी चाहिए। नींव मजबूत के लिए क्या है कि आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जस्ट आपने +2 का एग्जाम अगर पास होने के लिए किया है तो आपको सीए थोड़ा टफ रहेगा। मैं कहना चाहूंगा कि क्लासेस जो आपका मेजर क्वेश्चन था कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस वर्कआउट कर रहे हैं, हमारा आईसीआई जो इंस्टीट्यूट है वो कभी नहीं कहता कि आप कोचिंग लो। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद सेल्फ स्टडी करके एग्जाम देते हैं और पास आउट हो जाते हैं और अच्छे रैंक भी लेके आते हैं। जैसे आईएएस आईपीएस का कोर्स है, सेम जिससे आईएएस और आईपीएस एग्जाम देते हैं अपनी सेल्फ स्टडी से, सेम लाइक एज ए सीए। कोई ट्रेनिंग, हमारे यहाँ ट्रेनिंग तो मैंडेटरी है बट क्लासेस ट्यूशंस मैंडेटरी नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूट खुद भी अपनी क्लासेस देता है। अगर बच्चा ग्रोथ करना चाहे और खुद एग्जाम देना चाहे तो इंस्टीट्यूट खुद ऑफर कर रहा है क्लासेस और वेरी नॉमिनल प्राइस पे, और सिलेबस भी है उनका, प्रॉपर एक सिस्टम बना रखा है इंस्टीट्यूट ने। हमारे सीसी मेंबर्स जो इंस्टीट्यूट के पदाधिकारी हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज भी अपॉइंट कर रखी है इंस्टीट्यूट में। ट्यूशंस क्लासेस कोई मैंडेटरी नहीं है। हमने भी अपने टाइम में क्लासेस पे ध्यान ना देके अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दिया था और दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। तो मुकुल जी, आपने स्टूडेंट को बताया कि कोचिंग लेना इतना ज़रूरी नहीं है, उनकी सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आगे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोई भी नया सीए बन जाता है, उसके बाद में वो अपना पहला क्लाइंट कैसे लेकर आए और अपने क्लाइंट को कैसे विश्वास दिलाए कि वो सीए है और अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल किया था जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। आज मुझे याद है 2014-15 में जब हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो स्टार्टिंग में हर प्रैक्टिसिंग सीए को स्ट्रगल फील करना पड़ता है। अगर उनकी लाइफ में गॉड फादर नहीं है या उनके फादर या उस तरह के रेफरेंस नहीं है या फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं तो मैं उन नए सीए, फ्रेश सीए को, क्योंकि आज के दिन काफ़ी फ्रेश सीए हैं मार्केट्स में जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं इस बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो मैं उनको कहूँगा सबसे पहले उनके फ़ोन में उनके आसपास जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके फ्रेंड सर्किल हैं, उनमें अपना कॉन्फिडेंस बनाएं। उनसे आप फर्स्ट क्लाइंट लें। देखो 2 चीज़ें हैं, पहला क्लाइंट और सेकंड क्लाइंट। फर्स्ट क्लाइंट के लिए आपको अपने रिलेशंस को एक बार वर्कआउट करना पड़ेगा। मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी बताना चाहूँगा इसमें। जब मैं स्टार्ट किया था प्रैक्टिस मैंने, तो मैंने अपने दोस्तों को सबको बताया कि दिल्ली में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है। तो किसी एक दोस्त ने मेरे को एक दिन फ़ोन किया कि यार मैं इस कंपनी में फाइनेंस हेड हूँ, इस कंपनी का ऑडिट तू करेगा क्या? तो मैंने बोला क्यों नहीं करूँगा यार, मेरा तो प्रैक्टिस ही यही है। तो फर्स्ट क्लाइंट था, अच्छा क्लाइंट था, अच्छी उसकी रेवेन्यू था। तो मैं थोड़ा पजल हो गया कि यार इस क्लाइंट को कैसे हैंडल करूँगा, क्योंकि स्ट्रगल्स था उस टाइम और आपके पास टीम भी नहीं होती उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंट। तो दिल्ली में नया भी था मैं, और हो सकता है ऐसे काफ़ी नए फ्रेशर्स सीए भी हो जिनको भी सेम फील करना पड़े। तो जस्ट उन्होंने एक मीटिंग अपॉइंट की मेरे फ्रेंड ने कि आपकी डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, आप उसको क्रैक करो और अपने क्लाइंट्स को। तो मैंने अपने सीनियर्स को जिनके यहाँ मैंने ट्रेनिंग की थी, मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा पहला क्लाइंट है तो आप चलो साथ। तो वो मेरे साथ गए और मैंने वो उनके ब्लेसिंग से वो पहली मीटिंग हमने क्रैक कर ली। वो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, मुझे आज भी याद है। वो मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो या अपने क्लाइंट्स की तरफ आपको जब क्लाइंट्स चाहिए हो, तो आपको अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त और अपने गुरु जिनके यहाँ आपने ट्रेनिंग की है, जिनके यहाँ आप सीखे हो और जो आपको मोटिवेट करते हैं रेगुलर, उनको अपने साथ रखना चाहिए। क्योंकि वो लोग आपका हमेशा साथ देंगे, चाहे आप उस टाइम जीरो हो, चाहे आज आपने अच्छी प्रैक्टिस भी कर ली हो। तो मैं चाहूँगा कि आपके अपने लोग उस टाइम बहुत काम आते हैं आपके। मुकुल जी, आपने सही बात बताई कि पहली लीड आपने अपने गुरुजी को साथ में लेके गए तो आपने क्रैक की। तो शायद आप पहले अकेले जाते तो क्रैक नहीं कर पाते। जी। तो मैं अपने व्यूवर से ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको पहली लीड मिले तो आप अपने गुरुजी से, आप अपनी टीम मेंबर को साथ में लेके जाएं जो आपसे एक्सपर्ट हो, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हो, तो आपको वो डील ज़रूर क्रैक होगी। इसमें संजीव जी मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी। कई बार क्या होता है कि जब हम अपना स्ट्रगल पीरियड कर रहे थे तो हम किसी को रिक्वेस्ट करते शर्माते हैं। ओके। अपने काम से कभी हमें शर्माना नहीं चाहिए। और आप कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी तो मैंने अपने यहाँ एनएसडीएल का ऑफिस भी खोला था, जो कि पैन कार्ड फॉर्म फिलअप करते थे। दैट्स अमाउंट 109 रुपीज ओनली। तो संजीव जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास फुटफॉल होने चाहिए, जिससे कि आप अपने आप को बता पाओ कि आप कितने एक्सपर्ट हो, क्या एडवाइस कर सकते हो, क्या हेल्प कर सकते हो। क्योंकि एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, उसका सोल्यूशन। बिल्कुल। और सोल्यूशन कब पता चलेगा, जब वो आपके पास आएगा। वो आएगा कैसे फर्स्ट टाइम, उसके लिए तो आपको रिक्वेस्ट करना भी पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं, आप उनको इन्फॉर्म करो कि आपने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है। आप अपने जब आप ऑफिस की पूजा करते हो, एनुग्रेशन करते हो, तो आप उनको सबको इन्वाइट करो, जिससे कि उनको पता चलेगा कि आपने ऐसा नया बिजनेस या आपने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो वो बहुत फायदेमंद रहेगी आप सब। तो मुकुल जी, अभी तक हमने स्टूडेंट के लिए जाना कि कैसे वो अपने फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं कुछ स्मॉल बिजनेस ऑनर्स के लिए पूछना चाहूँगा
कि जो कोई भी बंदा अपना नया स्टार्टअप कर रहा है तो उसको सबसे पहले क्या स्टेप लेना चाहिए एज ए इंडियन लॉ कि उसने पहला स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, हमारे टोटल अगर हम 100% बिजनेसमैन मानते हैं तो उसमें 90% स्मॉल बिजनेसमैन हैं। ओके। और 90% स्मॉल बिजनेसमैन सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि उनको कॉस्टिंग, कहीं ना कहीं कॉस्टिंग हर चीज़ की कमी करनी पड़ती है। वो एक फुल टाइम सीए हायर नहीं कर सकते अपने ऑफिस में, एक फुल टाइम और भी पर्सन या प्रोफेशनल्स हायर नहीं कर सकते। तो मैं अगर एडवाइस देना चाहूँ तो देखो, किसी भी चीज़ का जब एक बनते हैं तो 4 पिलर होते हैं। फर्स्ट पिलर फाइनेंस रहता है, सेकंड ओनर रहता है, थर्ड आपका मैनेजमेंट रहता है, आपका जो फोर्थ है वो आपका रिसोर्सेज, आपकी मैन पावर, आपकी मनी या अदर थिंग्स। तो अगर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँ, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको अपना जब भी बिजनेस स्टार्ट करे तो उनको अपने बेस तो नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे अगर फूड का बिजनेस है तो फूड की तो नॉलेज होनी चाहिए। अगर उनको बेस की नॉलेज है, उसके बाद भी अपना कैपिटल इंसर्ट कैसे करना है, मैन पावर कैसे मैनेजमेंट करना है, उनको बैंक से फाइनेंस लेना है या नहीं लेना। और आज के दिन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट की लॉट ऑफ पॉलिसीज आर देयर्स। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एमएसएमई खुद इंडस्ट्रीज के लिए फंडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट तरह के सब्सिडीज दे रहा है। अगर मैं जैसे अभी रिसेंटली एक केस है, एक मेरा फ्रेंड जिम ओपन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, उसमें गवर्नमेंट 25% कैपिटल गुड्स की सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा बैंक भी फाइनेंस कर रहा है, सब्सिडी मतलब इंटरेस्ट रेट भी काफी कम है। तो कोई भी स्टार्टअप जो स्मॉल बिजनेस है, इन करक्स आप प्रॉपर नॉलेज लीजिए, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से हेल्प लीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपको काफी कमी फील हो रही है तो आप वर्चुअल सीएफओ भी अपॉइंट कर सकते हो। वर्चुअल सीएफओ इन द मींस आप फुल टाइम सीए अपॉइंट नहीं कर सकते, बट एक सीए के यहाँ से कोई स्टाफ या उसकी गाइडेंस में आप वर्कआउट कर सकते हो। तो वर्चुअल सीएफओ या एडवाइस से भी आप अपने सिस्टम को या अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो, जो कि स्मॉल बिजनेसमैन है। ये जो आपने लाइन अभी टेक्निकली बोली वर्चुअल सीएफओ, सीएफओ, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि मैं आपको बताऊं, देखो अभी ये कंसेप्ट वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, बट हमने स्मॉल कंपनियों के लिए इसलिए इसको टारगेट बना लिया है, क्योंकि क्या रहता है कि वर्चुअल सीएफओ आपका आपके प्लेस पे नहीं है, बट आपको हेल्प आउट करता है। जैसे मान लो हमारी हमारी कंपनी भी ये हेल्प आउट करती है कि वी आर 7 पार्टनर, वी आर 8 पार्टनर्स। तो हमारे पास 100 कंपनियां हैं, 1000 कंपनियां हैं, तो हम सब कंपनियों में जाके नहीं वर्कआउट कर रहे। तो हम अपने ऑफिस से एक स्टाफ को अपॉइंट कर देते हैं, और जो भी उस कंपनी में फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं वो हमारे एडवाइस से लिए जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है उनके लिए, और उनके यहाँ वर्किंग भी जो स्टेप्स होते हैं वो फॉलो करते रहते हैं कंप्लायंसेस। आसान भाषा में कहा जाए इस बात को तो इसका ये है कि आप एक प्रोफेशनल सीए की एडवाइस से किसी उनके असिस्टेंट से आप हेल्प ले रहे हो। जी, तो ये कितना अमाउंट में डिस्कस इनका रहता है कि अगर हम किसी सीए से ये सर्विस ले रहे हैं और इस चीज़ पे सर्विस ले रहे हैं, मैं देखो, अमाउंट तो मैटर करता है, आपके कितना वर्क बिजनेस है, किस तरह की आप सर्विसेज ले रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट फैक्ट्रीज भी हो सकती है, डिफरेंट प्लेसेस भी हो सकते हैं, और डिफरेंट टारगेट्स भी हो सकते हैं आपका। जी जी बट मैं आपको बोलूं कि आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये। आप अपने यहाँ सीए बिठाने की बजाय आप अपने यहाँ अपनी पूरी टीम बिठाएं उस वर्किंग के लिए, और एडवाइस बाय सीए होनी चाहिए एटलीस्ट। जो ये आप पॉइंट बोल रहे हैं ये हर सीए फर्म अपने पास में रखते हैं या कुछ कुछ कंपनियां हैं जो इस सर्विस प्रोवाइड करा रही देखो, अलग अलग फॉर्मेट्स होता है इसका। नॉर्मली हर सी एफ एम के अपने होते हैं स्टाफ्स, बट कुछ सी एफ एम्स क्या करती है, आउटसोर्स भी कर देती है कंपनीज को। तो अभी आपने ये पॉइंट बताया कि किसी भी स्मॉल बिजनेस को अगर हेल्प चाहिए तो इस तरीके से ले सकता है। जी तो किसी भी स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, जी क्योंकि हर फील्ड के बंदे को नहीं पता होता कि जी कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं जी और क्या क्या पॉइंट होते हैं रजिस्ट्रेशन पे, मैं तो आपका कुछ आप बताएंगे जी जी रजिस्ट्रेशन जी के लिए? जी जी मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ संजीव जी। इस क्वेश्चन में दो चीजें आती है कि आज कोई एमएस स्मॉल बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको नॉलेज है उस धंधे की। जैसे मान लो आज कोई पापड़ का बिजनेस है, अगर आज किसी लेडी को पापड़ की नॉलेज है बनाने की, बट उसको बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, उसके काफी इफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे रजिस्ट्रेशन कराया जाए? मैं बताऊँ, पहला तो होता है बेस ऑफ बिजनेस। अगर उसका फूड का बिजनेस है तो फूड लाइसेंस, Okay. अगर उसका टेक्निकल किसी भी सेगमेंट का है तो उसका एक लाइसेंस होता है किसी भी चीज़ का। अदर देन आपको एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अगर आप ब्रांड को रजिस्टर करना चाहते हो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा आपको ईयरली एक आईटीआर बिजनेस की, नथिंग एल्स। आप इस स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो एक छोटे से छोटा बिजनेस। जैसे कि कुछ हमारी लाइन के फोटोग्राफर्स भाई हैं, जी उनके नाम काफी चोरी हो जाते हैं, जी वो अपनी ब्रांड का नाम रखते हैं। जी तो ऐसा इंडिया के अंदर कौन सा लॉ है क्या वो अपनी कंपनी का जो नाम रख रहे हैं वो दूसरी कंपनी कोई नहीं खोल पाए उस नाम से? देखो सर, हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, प्रॉपर एक्ट बना हुआ है, प्रॉपर उसके लॉज हैं।
ट्रेडमार्क में जब आप नाम रखते हो, देखो ट्रेडमार्क में 3 कैटेगरीज में रजिस्ट्रेशन होता है। आप उसका आपका जो वर्ड है, लोगो है, टैगलाइंस है, अगर कोई चुरा लेता है, आपने यूज़ किया है और आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है, उसके बाद भी कोई चुरा लेता है, आपको अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, तो आप उसके लिए लीगल फाइट कर सकते हो, प्रॉपर नोटिस भेज सकते हो। हमारे एडवोकेट्स ब्रदर्स इसमें खूब हेल्प करते हैं। तो इस रजिस्ट्रेशन का क्या-क्या नाम आता है? आप वो नाम थोड़े से डिटेल में बताएँ। मैं अगर आपको बेसिकली बताऊं, अगर हमें ब्रांड रजिस्ट्रेशन करना है तो जस्ट ओनली फॉर ट्रेडमार्क। ओके। इसके अलावा कॉपीराइट्स भी होते हैं, पेटेंट भी होते हैं, बट कॉपीराइट्स इज द सेपरेट, स्टेट पेटेंट इज सेपरेट्स। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सिर्फ एक बिजनेस, अगर कोई स्पेसिफिक बेस लाइन रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। बेस लाइन का मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। अगर फूड का बिजनेस है तो FSSI, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो IEC, जो अब हमारा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। अगर बेस लाइन रजिस्ट्रेशन को छोड़ो तो आपको सिर्फ GST रजिस्ट्रेशन, वो भी तब जब आपका टर्नओवर 20 लाख से अबव हो। नहीं तो हमारे इंडिया में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। आप अपना बिजनेस करिए और आपका जब बिजनेस ग्रोथ हो जाए 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर, तब आपको GST रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है। जैसे मेरी कंपनी का नाम मोशन एफएक्स है जी और मैं अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर कराना चाह रहा हूँ जी और लोगो रजिस्टर कराना जी। चाह रहा हूँ, तो नाम भी रजिस्टर्ड हो जाए, लोगो भी रजिस्टर्ड हो जाए, तो वो एक ही ट्रेडमार्क से काम हो जाएगा? नहीं नहीं, अलग अलग होगा सर। मैं यही बता रहा हूँ, ट्रेडमार्क में 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम नॉर्मली। वर्ड मतलब मोशन इफेक्ट्स, हम्म। लोगो इज अ सेपरेट, टैगलाइन जैसे एक LIC के जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हमारी मोशन एफएक्स की भी है। हाँ, तो तीनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन होंगे जी। तीनों एप्लीकेशन फीस अलग अलग जाएगी। और उसमें भी मैं एक बेनिफिट बताना चाहूंगा, अगर आप MSME में रजिस्ट्रेशन है तो उसमें भी ट्रेडमार्क की जो गवर्नमेंट फीस है उसमें रिलैक्सेशन है। और मैं आपको एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा संजीव जी। हम देखो, हर बंदा ये चाहता है कि मैं बिजनेस को कैसे ग्रो करूं, बट उसके लिए मेहनत करना पसंद नहीं करता। मैं आपको बताऊं, आपके बिजनेस की बात करूं, आपके इंटरनेशनल ट्रेड फेयर होते हैं फोटोग्राफी, क्या आप पार्टिसिपेट करते हो? नेशनल तो करते हैं, इंटरनेशनल नहीं करते। क्यों नहीं करते सर? आपको पता है MSME डिपार्टमेंट, अगर आप अपने बिजनेस से रिलेटेड आउट ऑफ इंडिया के जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करो तो आपका पूरा पूरा रिम्बर्समेंट करता है एक्सपेंस। तो ये जानकारी अभी हमारे पास में नहीं है, लोगों के पास में नहीं है। सारा जो प्रॉब्लम है वो जानकारी का अभाव है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया सर है। मैं क्या आपको समझ रहा हूँ जानकारी संजीव दे जी, सकें? बट मैं आपको कहूँगा कोई भी बिजनेस तब आगे बढ़ेगा जब आप खुद आगे बढ़ना चाहेंगे। तो उसके लिए डिफरेंट पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, या तो अपने आप प्रोफेशनल से मिलिए, नहीं तो सब चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप थोड़ा सा एफर्ट करिए, आपको मिलेगा। और आपको क्लैरिटी लेने के लिए आप अपने प्रोफेशनल से एडवाइस ले सकते हैं कि सर मुझे इंटरनेशनल रूट पे जाना है, कोई आपकी प्रोफेशनल एडवाइस। सर मुझे फलाना फलाना फंड लेना है, सब्सिडी लेनी है, सर मैं कैमरा परचेज कर रहा हूँ, सर इतना महंगा कैमरा आ रहा है हमारा 25 लाख, 20 लाख, 50 लाख का, तो क्या इसमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है? क्या आप अपनी एडवाइस लेते हैं अपने प्रोफेशनल से? 90% लोग नहीं लेते हैं। अगर आप डिस्कस की नहीं करेंगे तो आपके प्रोफेशनल को कैसे पता चलेगा? आप लाने के बाद तो बोल सकते हो कि सर ये बिल है मेरा, फाइल कर देना GST में, बट आपने कभी पहले एडवाइस लिया है? हमारे यहाँ इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों की नॉलेज ही नहीं है। और लोगों की नॉलेज लेने के लिए हम जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी कॉस्टिंग पड़ेगी, अलग से फीस लगेगी। मैं आपको बताऊं, अगर कॉस्टिंग कम करना सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार अपनी प्रॉब्लम्स और आपके जो भी नए स्टेप्स होते हैं बिजनेस के, आप अपने प्रोफेशनल से डिस्कस करिए। क्योंकि विदाउट डिस्कशंस हो सकता है कि आप ग्रो करें, बट उतना ग्रो नहीं कर सकते जितना प्रोफेशनल एडवाइजरी के साथ है। तो मुकुल जी, कुछ चीज़ें और हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बिजनेसमैन को प्रॉब्लम आती है उसका कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, कि उसका कैश फ्लो और खर्चे को कैसे सही तरीके से मैनेज कर सके। तो इसके बारे में आप क्या टिप्स देंगे कि वो अपने कैश फ्लो और खर्चे को दोनों को मैनेज कर सके? देखो संजीव जी, आपका ये क्वेश्चन जो है मैं समझ पा रहा हूँ फंड से रिलेटेड है। हाँ। और हर बिजनेस का, अगर मैंने जो 4 पिलर्स बताए तो उसमें से एक मनी भी एक पिलर्स है। एक बंदा अपने बिजनेस में पैसे लगाता है, उसमें बिजनेस करता है, ग्रोथ करता है, प्रॉफिट कमाता है, प्रॉफिट को घर ले जाके खर्च लेता है, या फिर हो सकता है उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर लेता है। बट अपने बिजनेस के सेगमेंट को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए हो सकता है कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है आपको बैंक से फंड लेना पड़े, हो सकता है आपको इन्वेस्टर डालना पड़े। कैश फ्लो आपका कितना इन और कितना आउट है बिजनेस का, दैट इज ओनली स्टेटमेंट। बट मैं चाहूंगा कि आपके बिजनेस के जो स्ट्रगल्स के पॉइंट्स होते हैं वो नॉर्मली फाइनेंस ही रहता है। और फाइनेंशियली स्ट्रगल्स को आपको अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बना के चलना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट डे। जैसे कि हम अपने घर में जब खर्चा करते हैं, इतना बच्चे की ट्यूशन फीस, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना होम लोन, हम डिवाइड करते हैं ना। एक एक चीज़ हम लिखते हैं पेपर। क्या हम बिजनेस में ऐसा करते हैं? हम ये सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा कोई अच्छा आएगा तो हम कैमरा ले लेंगे, हमारे पास जब ऐसा आएगा तो हम एक नया ऑफिस ले लेंगे।
बट आप सोचिए, आपको भी तो अपने बिजनेस का प्रोजेक्शन बना के चलना चाहिए। रेगुलर सैलरी तो जा रही है आपका, हो सकता है कि दोबारा कोविड का इशू रहे प्रैक्टिकल, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके यहाँ से छोड़ के चले जाएँ। कोविड में तो आप उनको सैलरी पे नहीं कर पाओगे ना। तो सर मैं ये चाहूँगा, किसी भी कीमत पे बिज़नेस बंद नहीं होना चाहिए, और बिज़नेस में जो मैन पावर है वो सबसे फर्स्ट रिसोर्सेज होता है, और आपकी टीम होती है, और वो आपके धंधे और आपके बिज़नेस में ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। तो मेरा मानना है कि आप उनको सेफ रखने के लिए अपनी प्रोजेक्शन ज़रूर बना के रखिए। मैं अगर इसे थोड़ा सा इजी करना चाहूँ लोगों के लिए कि सपोज कि कोई एक नई स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट हुई है और वो अपने फंड को, अपने पेमेंट को, अपने बजट को कैसे मैनेज करे। सपोज अपनी एम्प्लॉय को कैसे, स्टाफ को पे सैलरी देनी है, नए प्रोडक्ट लेने हैं या नई मार्केटिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो पूरा मनी को मैनेजमेंट करने के लिए कोई आपका फॉर्मूला कि यार ये हमें इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। यही मैं बता रहा हूँ संजीव जी, आपको इन चीज़ों के लिए आपको अपना कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज फॉर व्हाट। आप एक बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस खोल रहे हैं, उसमें कितना मशीनों पे पैसा लगेगा, कितना ज़मीन मतलब कितना प्रोजेक्ट पे पैसा लगेगा, कितना आपके जो पेमेंट आपको जब सेल आउट करोगे तो कितना पैसा कब तक वापस आएगा। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, हमारे यहाँ किसान जो पौधे उगाते हैं 6 महीने, और आफ्टर वो फसल के बाद उनके पास पेमेंट आती है, जी। तो उनका खर्चा कैसे निकलता है? गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है। अगर बाई चांस उनकी फसल किसी तरह से जल गई है तो गवर्नमेंट उनके लोन को माफ़ कर देती है, हेल्प करती है ना उनको। सेम हमें भी वो गवर्नमेंट, किसानों के लिए तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, बट बिजनेसमैन के लिए हमारे यहाँ स्ट्रगल रहता है। हमेशा लगता है कि बिजनेसमैन को खुद ही अपनी हेल्प करनी पड़ती है। तो मैं आपको बोलूँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के चलिए, अपना अपना रेशियो बना के रखिए कि बाई चांस अगर 6 महीने 12 महीने में आपकी पेमेंट ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी मैन पावर और आपकी अपनी जो एक्सपेंस है वो कम से कम आप अचीव कर ली। मुकुल जी, आज की डेट में हर बंदा लोन ले रहा है, चाहे वो कार लोन है, घर लोन है, बिजनेस का लोन है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि ये लोन लेना सही है या गलत है? दूसरा कि बंदे को लोन लेना चाहिए या कैश में लेना चाहिए? आप क्या एडवाइस देना चाहते हो इसके लिए? संजीव जी, मैं समझ पा रहा हूँ आपको क्वेश्चन। देखो, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका तो आंसर हम कुछ बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे फादर और दादाजी वगैरह ने तो कभी लोन लिया ही नहीं किसी चीज़ का, और जैसे जैसे आज की पीढ़ी आगे आ रही है लोन पे वर्कआउट कर रही है। तो क्यों कर रही है? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपका लोन पेइंग कैपेसिटी क्या है, आप लोन कैसे पे कर पाते हो। कोई भी बैंक तब लोन देता है आपको जब आपकी प्रोफाइल चेक कर लेता है कि आप उसको लोन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे, लोन चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। जस्ट ऐसे बेसिक मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, अगर आप में पे करने की कैपेसिटी है एज पर बैंक, तो आपको बैंक लोन देगा। अगर कहीं इशू आ रहा है तो हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल सही नहीं हो और आपने प्रेजेंट सही नहीं किया हो बैंक में। और सेकंड, जो आपको क्वेश्चन था कि लोन लेना चाहिए कैश में लेना चाहिए, तो वो मेरा एक क्लाइंट है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। एक बार उसने क्या किया, 5 CR की रोडी यूटिलाइज कर रखी थी, जिसमें वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, और करंट अकाउंट में 2 करोड़ रुपए का बैलेंस मेंटेन कर रखा था। तो 3 करोड़ रुपए वो नेट ऑफ करके 3 करोड़ रुपए भी ब्याज दे सकता था, बट वो 5 CR पे दे रहा था। ही इज वेटिंग कि भैया मेरे को किसी को पेमेंट करना है, तो भाई ओजी से कर ले पेमेंट। और उसको 6 महीने के बाद देखा तो उसका वो 2 करोड़ का मेंटेन रेगुलर था। तो देखो, आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, और ये प्लानिंग कब आता है? जब आप या तो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन हो, रेगुलर बिजनेसमैन हो, तो आपको पता चल जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। नहीं तो आपको अपने प्रोफेशनल से एडवाइस लेना चाहिए, पूछना चाहिए कभी भी। नहीं तो आपके प्रोफेशनल आपको ईयरली भी एडवाइस देते हैं इन चीज़ों को देख के, कि आपको अपना कैश में कितना यूटिलाइजेशन करना है, आपको बैंक से कितना यूटिलाइजेशन करना है, और कैसे अपने आप को लोन लेना है नहीं लेना। बट मैं आपको बताऊं सर, बैंक का लोन अगर का इंटरेस्ट रेट आपके बिजनेस की रेवेन्यू से कम है तो आपको लोन लेना चाहिए। आपको पता है कि आप रेवेन्यू ज़्यादा कमा लोगे, उस पैसे से यूटिलाइजेशन ज़्यादा कर लोगे, तो फिर आपको लोन लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है किसी भी एंगल से आप इंस्टॉलमेंट्स या इंटरेस्ट पे नहीं कर पाओगे, देन यू शुड नॉट गो। क्योंकि बैंक भी लोन नहीं देता है आजकल मुकुल जी ऑनलाइन में काफ़ी रील्स, काफ़ी वीडियो देख रहा हूँ, एक बहस छिड़ी हुई है, हमको होम लोन लेके घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए? देखो, होम लोन लेके घर खरीदना इसलिए चाहिए क्योंकि आपको उसकी रिबेट मिल जाती है। अगर आप सैलरीड पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो आपको उसको डिडक्शंस मिल जाता है, एक्सपेंस क्लेम हो जाता है। थोड़ा और इजी भाषा में हम इसको। मैं ये चाहूँगा कि देखो, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बना रखी है जो हमारी नेसेसरी चीज़ें होती है, जैसे एजुकेशन, होम लोन, जो हमारे लिए ज़रूरी है, उनकी पेमेंट पे उनको रिलीफ दिया हुआ है हमारे इनकम टैक्स में, टैक्स बचाने के एंगल से। तो उसके एंगल से अगर हम समझे चीज़ों को, अगर आपकी होम लोन की बात करें, एजुकेशन लोन की बात करें, तो वो हमें लेना चाहिए,
ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से अपने बेनिफिट यूटिलाइजेशन कर पाएँ अपने आईटीआर फाइल करते वक़्त। अभी मैंने रिसेंटली एक हमारे एक्सपर्ट थे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने उनका एक वीडियो देखा तो उन्होंने उस रील में बताया था कि अगर आप एक लोन लेके घर खरीद रहे हो, आपने सपोज 1 करोड़ का लोन कराया, आप उसी पैसे से अगर रेंट पे रह के उस पैसे को आप कहीं स्टॉक में या कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दो, तो आप 10 साल 20 साल बाद ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि हमें पैसा जो है होम में ना इन्वेस्ट करके किसी जगह फाइनेंशियली स्टॉक में या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो मैं आपकी बात को सहमत हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि रेंटल इज़ लेस देन कैपिटल। अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हो, आप 1 करोड़ के घर में रहते हो और आप 1 करोड़ का घर रेंटल पे लेते हो, तो उसके ब्याज से कम सस्ते में मिल जाएगा आपको रेंटल पे। ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको जी। बताना चाहूँगा सर, देखो एग्री करता हूँ, हमारे यहाँ ये चीज़ें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एज़ पर फाइनेंशियल प्लानिंग हम बात करें तो बिल्कुल सही है कि हम क्यों इन्वेस्टमेंट करें, उस पैसों का यूटिलाइजेशन करें। बट आप देखो पैसा कहाँ लगा रहे हो? अगर आप पैसा लगा रहे हो उसको किसी इन्वेस्टमेंट में, अगर पैसा लगा रहे हो आप किसी बिजनेस में, और अगर उसका बिजनेस का रिटर्न रेट और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न रेट ज़्यादा है आपके इंटरेस्ट रेट से, जो रेंटल से, तो आप उसको कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊं सर, ये डिसीजन तब लेने बेस्ट रहता है जब आपको नॉलेज हो। हम क्या करते हैं, कई बार घर लिया नहीं, शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए हमने, घर से भी गए, वो शेयर मार्केट में बाय चांस आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तो हमारे इंडिया में एक कहावत है, पहले आदमी धीरे धीरे जब भी ग्रोथ करता है तो ऑफिस के साथ साथ घर भी अपना बनाता है, ताकि वो एक फिक्स आपका कैपिटल बना रहे। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा, आप एज ए गुड फाइनेंशियल मतलब प्लानिंग कर सकते हैं अपने, कि आपका अगर बिजनेस में ग्रोथ ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ ज़्यादा है, देन आप अपना उसको पैसा घर ना खरीद के रेंटल पे ले सकते हैं। बट अगर आपको रिस्क फ्री हो, तो अगर रिस्क वहाँ पे ज़्यादा है तो आप हो ये ना हो कि कुछ भी हाथ में ना लगे, ना इधर ना उधर। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आजकल जो रील चल रही है, वायरल हो रही है, वो बातें बहुत बड़े बिजनेसमैन या बहुत बड़े फाइनेंशियल लोगों के लिए हैं, लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, अपना ड्रीम होम खरीदना चाहते हैं, तो ज़रूर खरीदें। मुकुल जी का कहना ये है कि अगर आपके पास में उतना पैसा है, आप खरीद सकते हो, तो आपको घर खरीदना है। थोड़ी पुरानी सोच है जिनकी, जो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमें सीए की नीड नहीं है, वो सारा काम खुद मैनेज कर लेते हैं, खुद चीज़ें कर लेते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संजीव जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। इसमें ना मैं एक वर्ड ऐड ऑन करना चाहूँगा, ट्रेडिशनल प्लस इनोवेशंस। ट्रेडिशंस क्या होता है कि हमारे पुराने 10-15 सालों से जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमें नॉलेज हो जाती है उस बिज़नेस की वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्गनेस क्या है, और हम कहाँ 19-20 कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हमें प्रोफेशनल्स लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आज के दिन जो इनोवेशन हो रहा है, जो नए टैक्स लॉ आ रहे हैं, ट्रीटी आ रही है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, उनसे वो अवेयर खुद अपने आप को रख पा रहे हैं, तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं रख पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डेंजरस है। पुरानी चीज़ों पे वो चले तो आ रहे हैं ट्रेडिशनल, बट इनोवेशन उनको कुछ भी नहीं पता है। आज गवर्नमेंट हर महीने कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडिया, जैसे मैं आपको बताऊं, अभी इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने ई इन्वॉइसिंग स्टार्ट किया है, ई वे बिल स्टार्ट किया, जो कि पहले के सालों में नहीं थे। तो उनमें काफ़ी ग्लिच है, जो कि हो सकता है कि 10-15 साल के, 15-20 साल के बिजनेस वालों को ना पता हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा संजीव जी, अच्छा है, एक्सपीरियंस है तो, बट आप इनोवेटिव होना ज़रूरी है, चाहे वो आप खुद हो जाएँ, चाहे आपके प्रोफेशनल आपको एडवाइस करें। आपका सीधा पॉइंट ये है कि अपनी बिजनेस में एक्सपर्ट की हेल्प लें, ना कि खुद एक्सपर्ट बने। आप अपने बिजनेस पे टाइम दें, ना कि इन चीज़ों में उलझें। मुकुल जी, एक बात और आप मुझे बताइए कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई भी अधिकारी गवर्नमेंट का किसी के पास में विजिट के लिए जाता है, तो उस टाइम पे उसे क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी बार मेरे क्लाइंट्स का फ़ोन आता है, सर डिपार्टमेंट वाला आया हुआ है। मैं सबसे पहले उसको रिलैक्स करता हूँ, सर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नंबर दे दो, मेरी बात करवा दो, ताकि वो आधी टेंशन तो वैसे ही फ्री हो जाती है संजीव जी। कोई डिपार्टमेंट वाला एक नॉलेजफुल पर्सन, मैं मानता हूँ उसको सब एक्ट की नॉलेज है, प्रोसीजर की नॉलेज है, तो हमें भी तो है ना। वो किसी फॉर्मेट या किसी लो वाइज ही तो आया हुआ क्लाइंट के यहाँ। अगर उसकी कोई कमी होगी तो हम फाइट करेंगे ना। अगर कमी नहीं है, अगर हम घबरा जाएंगे, और एक्चुअली क्या होता है हमारे इंडिया में, जैसे कोई डिपार्टमेंट वाला आता है तो हम ये सोचते हैं कि यार उसको हम सेटल कर लेते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, ये बहुत गलत स्टेप्स हैं। आज भी इंडिया में मैक्सिमम लोग ऐसे वर्कआउट कर लेते हैं, जो सेटल कर लेते हैं, किसी भी तरह से वर्कआउट कर लेते हैं। वो अगर राइट वे से चले तो उनको कुछ भी एक्सपेंस ना करना पड़े,
क्योंकि 90% बिजनेसमैन डर के पैसे देता है, हम्म, चाहे डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करवाए चाहे कुछ भी करे। टैक्स डिपॉजिट तक करवा लेते हैं गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट वाले लोग, अगर किसी बंदे ने कोई गलती की भी ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई डिपार्टमेंट वाला, किसी भी डिपार्टमेंट वाला आपके यहाँ विजिट करता है, तो सबसे पहले तो आप होप लॉस ना करें, क्योंकि बहुत लोग ये हैं जो कि बिजनेस फैक्ट्रीज होती नहीं है, ये उन लोगों के लिए रेट डाली जाती है जो कि गलत काम करते हैं, जो एक्चुअल में अवेलेबल होते ही नहीं है अपने प्लेस पे। फेक फर्म चल रही है लॉट ऑफ, और बहुत ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो फॉलो ही नहीं कर रहे वो लोग। तो मैं आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपने फॉलो कर रहे हैं अपने रूल्स रेगुलेशंस, तो अपने प्रोफेशनल से उनकी बात करवाइए और निश्चिंत हो जाइए कि हर चीज़ का एक स्टेप होता है। हमारा इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं बना कि हैंड टू हैंड फांसी हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वेट करिए, अपने प्रोफेशनल को टाइम दीजिए, होप बिल्कुल लूज मत करिए, क्योंकि बहुत अच्छे एक्ट्स हैं हमारे यहाँ जो एसएससी को टाइम देते हैं रिस्पॉन्स करने के लिए, उनका स्टेटमेंट भी लिया जाता है प्रॉपर। तो मैं कहूँगा आपके पास बहुत बेहतर ऑप्शन होते हैं। अच्छा मुकुल जी, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि इंडिया के अंदर अगर किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, अब वो इंडिया से बाहर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहा है, तो उस मोमेंट पे उसे कैसे आगे एक्सपेंड करना चाहिए और कैसे हेल्प लेनी चाहिए? जी। आज के दिन मैं आपको बताऊँ, देखो पहले स्टेट में बिजनेस होता था, अब इंडिया में बिजनेस होता है, अब इंटरनेशनली स्टार्ट हो गए। तो मैं आपको बताऊँ, आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जैसे लाइक आप फोटोग्राफी में कर रहे हैं, हो सकता है कोई किसी का यूटेंसिल्स वगैरह में डील कर रहा हो, कोई गोल्ड में डील कर रहा हो, कोई शूज़ लाइन में डील कर रहा हो। तो ये मेरी एडवाइस रहेगी हर एक बिजनेसमैन को कि जिस भी प्रोफाइल में वो बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च आउट करिए कि इंडिया से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, आप गूगल पर भी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस कंट्री के साथ बिजनेस हो रहा है। और हमारे इंडिया में रेगुलर ट्रेड फेयर्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल लोग आ रहे हैं। मैं आपको नियर बाई बताऊँ, प्रगति मैदान में हमारे दिल्ली में हो रहा है, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में एक्सपो इन में हो रहा है। आप विजिट करिए रेगुलर, आप वहाँ पे एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा रेगुलर ट्रेड फेयर्स कैसे हो रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊँ, बहुत आसान हो गया है बिजनेस करना। ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन थ्रू कस्टम, थ्रू एयरपोर्ट्स वगैरह आप वर्कआउट कर सकते हैं अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। और इसमें एक सीए आपकी कैसे भागीदारी दे सकता है, जैसे जो कि आपका क्वेश्चन है सर, जितने भी कंप्लायंसेस होते हैं वो सीए आपको हेल्प आउट करेगा। चाहे आपको आईसी नंबर लेना हो, चाहे आपको डीजीएफटी से परमिशन लेनी हो, चाहे आपको फेरा फेमा के प्रोविजन फॉलो करने हो, लोट्स टेक्निकल पॉइंट्स आर देयर। बस संजीव जी, मैं आपको बताऊं, हर बिजनेसमैन को जो आज बिजनेस कर रहा है उसको दो चीज़ों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, फ्रेंचाइजी मॉडल, फ्रेंचाइजी मतलब अपना ब्रांचेस ओपन करना। सेकंड, इंटरनेशनल वर्कआउट करना, क्योंकि डॉलर्स की वैल्यू तो इंडियन करेंसी से ज़्यादा ही है। जी, तो दैट्स पॉइंट्स। तो मुकुल जी, काफ़ी चीज़ आपसे आज जानने को मिली और बहुत चीज़ें हमने जानी। एक सवाल और मेरे मन में है जी कि कभी-कभी मैं किसी अपने दोस्त से उसके टर्नओवर के बारे में पूछता हूँ, जी या कभी कोई सीए उससे टर्नओवर के बारे में पूछता है जी बिजनेसमैन से, तो लोग क्यों घबराते हैं, क्यों डरते हैं अपना टर्नओवर बताने में? हाँ संजीव जी, देखो मैं इस क्वेश्चन को उन लोगों के साथ करना चाहूँगा जो कि दुनिया से डरते हैं। जब हमारे यहाँ इंडिया में कंप्यूटर आया था शुरू में, तो सब घबराते थे कि पहले खाता वही चलते थे, अब कंप्यूटर होगा तो हमारा डाटा लीक हो जाएगा। बट हुआ ना, आज फॉलो कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल लेवल पे आज डेटा आपस में कंट्री वाइज भी एक्सचेंज हो रहा है। मैं संजीव भाई इसमें आपको ये आंसर देना चाहूँगा कि आपको अपना टर्नओवर तब नहीं बताना चाहिए जब अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, अगर आप चोरी कर रहे हो, आपको लग रहा है कि उसका गलत यूज कर सकता है वन पर्सन, आपके बिजनेस को किसी तरह से इफेक्ट कर सकता है। बट अगर आप सॉलिड हैं और बिजनेसमैन हैं, अगर देखो मैं आपको बताऊं, जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनियां हैं, कोई भी एक कंपनी बताओ जिसका टर्नओवर या बैलेंस शीट आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन जाके लिस्टेड कंपनियों की, प्राइवेट कंपनियों की बैलेंस शीट डाउनलोड कर सकते हो, आप देख सकते हो उनके कितने डायरेक्टर्स हैं। तो इन करेक्ट संजीव जी, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस को मोर कंप्लायंसेस फॉलो आउट बनाइए, कंट्रोल्स लगाइए उनको। आप अगर कुछ गलती कर रहे हैं तो प्रॉपर इंटरनल ऑडिट करवाइए, प्रोफेशनल बंदों को पॉइंट करिए, बट आप खुल के बिजनेस करिए, डरिए मत। कोई डरोगे तो आप अपने आप को स्कोप फिक्स कर रखा है कि बस मुझे उस एरिया से बाहर नहीं निकलना। जब तक आप अपने अपने बिजनेस को एक्सप्लेन नहीं करोगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं बताओगे सामने वाले को, तो मुझे लगता नहीं कि आप ग्रोथ कर सकते हो। मुकुल जी, एक गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है इनवॉइस के बारे में, तो उसके बारे में कुछ आप दर्शकों को बताएंगे? जी मैं बताना चाहूँगा कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है और इसको बोलते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, पहले क्या दिक्कत होती थी कि कोई भी सप्लायर आपको सर्विस दे रहा है तो इसके इनवॉइस आपके 2A में शो होते थे, और अब मल्टीपल्स अगर उसने इनवॉइस आपको शो कर दिए हैं और आपने वो एक्चुअल में सर्विसेज नहीं लिए तो आप डिक्लाइन नहीं कर पाते थे। तो अभी ये ऑप्शन आपको मिल गया है इसके अंदर, आईएमएस के अंदर।
तो इसमें आप हो सकता है किसी भी इनवॉइस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो और पेंडिंग भी छोड़ सकते हो। और अगर आप कोई भी आंसर नहीं देना चाहो तो वो भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको अगर कोई इनवॉइस आपके पोर्टल पे शो हो रहा है और आपने फैसिलिटीज़ या सर्विस नहीं ली है या प्रोडक्ट हुँ। परचेज़ नहीं किया है, तो आप उसे डिनाई भी कर सकते हो। ओके। और आप उसको पेंडिंग तब छोड़ सकते हो कि जब आपको लगे कि अभी मैंने उसका क्रेडिट या अभी मैंने वो बिज़नेस परचेज़ या प्रोडक्ट परचेज़ किया ही नहीं है, अभी मैंने वो बिज़नेस किया ही नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन के लिए आप पेंडिंग छोड़ सकते हो। तो आईएमएस इज़ द गुड पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें आप अपने इनवॉइस जो सप्लायर है, उसके इनवॉइस को मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है ये। तो इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है सब बिज़नेसमैन को, ताकि वो सप्लायर के इनवॉइस को कैटेगराइज़ कर पाए। मुकुल जी, आजकल जीएसटी में काफ़ी नोटिस इशू कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा संजीव जी, देखो हर असेसमेंट ईयर का एक नोटिस इशू होता है, उस पे असेसमेंट भी होता है, ऑडिट भी इशू होता है। तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनमें ना मल्टीपल असेसमेंट ईयर के एक ही नोटिस या एक ही ऑर्डर में उन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने ऑर्डर दे दिया, जो कि डिपार्टमेंट वाले प्रोसीड नहीं कर सकते। तो मैं आपको सबको एडवाइस देना पाऊँगा एज़ पर हाई कोर्ट रूलिंग एडवाइस, कि आप एक असेसमेंट ईयर का एक ही ऑर्डर होना चाहिए। अगर किसी डिपार्टमेंट के पर्सन ने आपको 2-3 सालों के लिए एक ही ऑर्डर पास किया है, तो आप उसकी फाइट कर सकते हो, दैट इज़ यू विल लीगल फाइट। मुकुल जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी और उनको बताया कि कैसे एक सीए उनके बिज़नेस में हेल्प कर सकता है। स्टूडेंट को उनको आगे बढ़ने के लिए जानकारी मिली। इस तरीके की सीरीज़ और पॉडकास्ट में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको नए-नए एक्सपर्ट लोगों से जानकारी मिलती रहेगी। तो थैंक यू। थैंक यू संजीव जी, थैंक यू सो मच।